स्टूडेंट्स 2025 का एमडी कैट का पेपर हम सॉल्व करने लगे हैं जो इस साल आया है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा है तो आपको याद होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम अल्फा को कहते हैं और इसका फार्मूला हमने पढ़ा था रो टी माइनस रो नोट डिवाइड बाय रो नोट इंटू डेल्टा टी। अब अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आएगी कि हमारे पास यहाँ पर जो रो टी और रो नोट है, रो टी माइनस रो नोट, उसका कोई यूनिट नहीं बचेगा, यानी उधर आएगा 1 और नीचे जो रो नोट है उसका यूनिट भी ऊपर वाले यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टेम्परेचर का यूनिट बचेगा केल्विन, यानी 1/K आपका आंसर है। इसको हम पर केल्विन भी बोलते हैं। अगर हम गिवन ऑप्शंस में से देखें तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 1/K यानी पर केल्विन। अगर यहाँ पर केल्विन ना होता तो फिर मजबूरन हम 1/C लगाते, यानी ऑप्शन ए। लेकिन फिलहाल इसका बेस्ट ऑप्शन 1/K है यानी पर केल्विन। 128 वाले अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 128 में वो कहता है कि द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन की बात हो रही है और वो रेफरेंस लेवल से मूव करके जा रहा है हायर पॉइंट पे, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पहले वही जगह पर पड़ा हुआ था और फिर आपने क्या किया कि आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया और उठाकर आप उस ऑब्जेक्ट को ले गए ऊपर की डायरेक्शन में, यानी ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। जबकि आपको ये बात पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगी। ऐसे सिनेरियो में अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट करूं तो आपको पता है ये 180 होगा और 180 पे आपको पता है कि आंसर नेगेटिव आता है, ऑलवेज नेगेटिव, कॉस थीटा। आप ये बात जानते हैं कि आपके पास जो वर्क होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा की जगह 180 पुट करेंगे, यू विल राइट एफ डी कॉस और थीटा की जगह आप लिखेंगे 180, तो cos 180 -1 होता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपका आंसर आ जाएगा -FD। और ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। तो याद रखें कि पहले का आंसर 1/K बनेगा और दूसरे वाले का आंसर बच्चों हमारे पास बनेगा ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, आपके पास 2 स्पीकर्स हैं यानी साउंड वेव होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और फेस भी सेम है। आपने बताना है कि मैक्सिमम लाउडनेस कहाँ होगी। बच्चों याद रखिएगा कि आप ये बात जानते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम लाउडनेस चाहिए तो मैक्सिमम लाउडनेस के लिए आपको करवाना पड़ता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी डिस्ट्रक्टिव होगा तो दोनों वेव्स कैंसिल हो जाएंगी तो लाउडनेस कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैक्सिमम लाउडनेस चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना पड़ेगा और उसके पार्ट डिफरेंस का जनरल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं n लैम्डा। तो इनमें से जो आंसर हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है वो लैम्डा वाला है कि पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा। तो बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप खुद ही देखें, बिल्कुल आसान एमसीक्यू है कि ये आपके पास बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 130 वाला एमसीक्यू है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है बच्चों। कैसे, याद रखिएगा कि हम पहली बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हुए कि टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि हमारे पास तब अटेन होती है जब वेट और ड्रैग फोर्स किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी का बराबर हो जाता है। यानी ऐसे सिनेरियो में हमारी जो नेट फोर्स होती है, आपने पढ़ी है कि वो ड्रैग फोर्स माइनस वेट के बराबर होती है और वो 0 होती है। बेटा चूंकि यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो आपको पता है कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है कि अब आपका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन बीटा है यानी 0। अगर हम एमसीक्यू नंबर 131 की बात करें तो 131 बहुत ही सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगना है। 0.5 kg की बॉल है, 6 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी गई है और काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है ये न्यूमेरिकल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv का स्क्वायर। इधर आपके पास आएगा 1/2, मैस की जगह आप लिखेंगे 0.5 और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 6 का स्क्वायर। इधर आप लिखेंगे 1/2 इंटू 0.5। बल्कि आप ये बात जानते हैं कि 0.5 को भी हम लोग 1/2 बोल सकते हैं। हम यहाँ पर भी 1/2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होता है। अब इसको इजीली कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2, 3 में से 1 बच गया 16 हो जाएगा एंड 2 8 16। और फिर आप इस 2 से कैंसिल करें, 2 1 2 2 9 18। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टोटल कितने जूल बनेगी, 9 जूल बनेगी। सो योर बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 9 जूल। तो 9 जूल इज योर बेस्ट ऑप्शन। 132 एमसीक्यूज पे आ जाएं। 132 एमसीक्यूज में वो आपसे बोलता है कि आपके पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी ट्यूब में, वो ट्रांजिशन करता है लैमिनर से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी बेटा याद रखिएगा ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। जब कभी भी आप लोग लैमिनर वेलोसिटी से, लैमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जाते हैं तो आपका जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। ये फ्लूइड डायनामिक्स में बेसिक बातें, इसको समझने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप आगे आ जाएं एमसीक्यू नंबर 133 पे। ये भी बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। फॉर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, अगर 2 बराबर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीक कहाँ पर होगी। बेटा देखें, पहली बात तो ये कि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है दोनों सेम चार्जेस हैं। और हमने बात पढ़ी है कि अगर सेम चार्जेस हों तो उनके मिड वे यानी उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसका आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मिड वे बिटवीन दैम है, क्योंकि इन्फिनिटी का आंसर हम तब लगाते हैं जब एक सिंगल चार्ज पड़ा होता है। सिंगल चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे वीक या 0 इन्फिनिटी के ऊपर होती है, लेकिन ये 2 चार्जेस की बात हो रही है तो बेस्ट ऑप्शन इसका मिड वे बिटवीन दैम ही बनता है। 134 एमसीक्यूज पर आए तो कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद सर्टेन एंगल, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है
तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस डायरेक्शन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। बच्चों यहीं पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैसे आप यहाँ जाएंगे यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है, वाई वाली तो जीरो हो जाती है, और जब आप यहाँ आते हैं तो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी वेलोसिटी है वो आपके पास कम हो जाती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होती है। इसका आंसर भी आपके पास अल्फा होगा। 135 भी बड़ा ही कन्वेंशनल एमसीक्यू है जो अक्सर आपको करवाया जाता है कि डिस्टेंस आपके पास हाफ कर दिया गया दोनों चार्जेस में, और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों चार्जेस का डबल कर दिया गया। बताएं कि फिर फोर्स कितनी होगी। तो ऐसे सिनेरियो में पहले आप लिख लेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। तो आपका जो डिस्टेंस है आर वो हाफ कर दिया गया, यानी हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस आर हो चुका है r/2, और आपके जो चार्जेस हैं यानी q दैट हैज़ बिकम 2q, यानी q1 भी आपका 2q बन चुका है, और जो आपका चार्ज q2 है q2 दैट हैज़ आल्सो बिकम 2q2। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर फोर्स का फार्मूला लिखें, कूलम्स फोर्स का F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें, जो न्यू फोर्स है उसको मैं F डैश बोलता हूँ। बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा K, जो Q1 है वो हो चुका है 2Q1, जो Q2 है वो भी हो चुका है 2Q2, और जो हमारा रेडियस है वो हाफ हो चुका है, उसकी जगह हम लिखेंगे R/2, और इसका हम यहाँ पर लगा देंगे बच्चों स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास आएगा 2 2 = 4, बाकी जो रह गया उसको लिख दें Q1 डिवाइड बाय इंटू Q2, और डिवाइड में आपके पास जो R/2 था वो आपके पास बनेगा R का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आपने करना ये है कि आपने इस वाले 4 को और इस वाले 4 को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 4 डिवाइड में डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 16 होता है। तो बच्चों आपकी जो फोर्स है इट विल इंक्रीज 16 टाइम्स। यहाँ पर आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, एंड डेल्टा ऑप्शन सेज 16 टाइम्स, तो बेस्ट ऑप्शन इज 16 टाइम्स, ये याद रखिएगा। 136 MCQ है, इसमें बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। बेटा याद रखिएगा ये सॉल्व करने वाला है ही नहीं। इलास्टिक कोलिजन हुई है, ये अंडरस्टूड है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है 4 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन कितनी होगी। तो बेटा उसका सिंपल सा आंसर है कि वो भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। हमने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होती है वही हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी होती है। ये आपको बस याद होनी चाहिए बात। अगर आपको इतनी सी बात याद हो जाती है तो आपको इसको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये मतलब ये समझ लें कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बिल्कुल ही ख़त्म हुए होंगे, आपने पढ़ा ही नहीं होगा जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे। ये बगैर सॉल्व किए जाने वाला MCQ है। तो ये वाला रूल याद रख लीजिएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज़ एक्चुअली इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले आर्टिकल में से क्वेश्चन पूछा गया। 137 पे आ जाएं कि मोमेंटम जो है वो आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप हर जगह आपने याद किया। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है P²/2m। तो बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको सॉल्व करना आपने सीखा ज़रूर होगा, मैं बता देता हूँ एक दफ़ा। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं 1/2 m और वेलोसिटी को लिखते हैं v.v। यहाँ पर हम मैस को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो आएगा 1/2 m v.v, और मैस को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब बच्चों याद रखें कि ऊपर वाला जो mv है, यानी ये वाला mv और ये वाला mv, ये दोनों मोमेंटम है, तो mv इंटू mv मोमेंटम का स्क्वायर बनेगा। तो आपके पास ये बनेगा 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय मैस। ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर देखें कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं P² डिवाइड बाय 2m। तो यही फार्मूला उसने हमसे पूछा है, बीटा ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन है। 138 MCQ पे आ जाएं तो दो ऑपोजिट चार्जेस जो कि इक्वल भी हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 100 न्यूटन पर कूलम, और अगर आप चार्जेस को डबल कर देते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। बच्चों आपने सिंपल फार्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है KQ/R। यहाँ पर आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आपको पता है यहाँ से अगर मैंने चार्ज को डबल किया, इफ चार्ज बिकम्स, यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं इफ चार्ज बिकम्स 2Q, जो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट बिकम्स 2E, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 100 है तो 100 का डबल क्या होता है बच्चों, 200 होता है। हमारा इसका चार्ली ऑप्शन बनेगा, एंड चार्ली ऑप्शन इज 200 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 139। बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी आपको दी है और रिलेटिव परमिटिविटी है 2.5। वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट बच्चों यहाँ पर ना बातें समझ लें, इंक्रीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मटीरियल डालेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगी, मतलब ये इंक्रीज वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। इसमें बता डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2.5 या डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 2.5 आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है तो वो डिक्रीज भी 2.5 से होगा। अगर आपने इसको समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डॉट Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दिस फोर्स इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r, यानी अगर हमारे पास किसी भी जगह एप्सिलॉन r आएगा इट विल डिक्रीज द फोर्स। तो इंक्रीज वाला तो हो नहीं सकता, और अगर 2.5 का फैक्टर आया तो फिर डिक्रीज भी वो 2.5 से ही होगी। 140 वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। आपके पास एक मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस मटीरियल। वो कहता है कि 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी फ्रैक्शन बचेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। एक हाफ लाइफ के बाद यू नो कि 1/2 टाइम बचता है, हाफ हो जाता है। सेकंड हाफ लाइफ के बाद इट बिकम्स 1/4, एंड आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ इट बिकम्स 1/8। तो अगर आप यहाँ पर काउंट कर लें, दिस वाज द फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस वाज द सेकंड हाफ लाइफ,
एंड दिस वाज द थर्ड हाफ लाइफ। तो टोटल 3 हाफ लाइफ गुजर गई और उसके बाद इसका आंसर आया 1/8। तो द बेस्ट ऑप्शन विल बी चार्ली 1/8। Let's move to the question number 141. If the horizontal range of the projectile becomes half of its maximum possible horizontal range, यानी हाफ हो गई है मैक्सिमम का, तो एंगल क्या होगा? मैक्सिमम का हाफ। बच्चे याद रखें कि मैक्सिमम आपके पास कब होती है? मैक्सिमम आपके पास रेंज तब होती है जब sin 2 थीटा 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपकी रेंज हाफ हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका sin 2 थीटा ये भी हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप साइन को उधर भेजें तो आपके पास बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब आप जानते हैं कि 1/2 0.5 होता है और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 या साइन इनवर्स ऑफ 0.5 30 डिग्री होता है। हमारे पास 2 थीटा बनेगा 30 डिग्री, और अगर आप थीटा ये 2 को तो डिवाइड करवाएंगे तो थीटा आपके पास सिंपली 15 डिग्रीज आ जाएगा। इसका मतलब है कि योर एंगल विल बी 15 डिग्री। इसका आंसर 75 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसका आंसर अल्फा बनेगा, बेस्ट ऑप्शन 15 डिग्री। 143 वाला क्वेश्चन है। 143 वाले क्वेश्चन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी गई है 90 डिग्री की, और इसमें वो आपसे पूछता है कि कितनी रेवोल्यूशंस हैं। आप इसके लिए एक सर्कुलर बॉडी बनाएं और फिर आप इस सर्कुलर मोशन को 4 हिस्सों में बांट दें। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर बॉडी है, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। 0 डिग्री से हम शुरू हुए और मूव करके चले गए 90 डिग्री पर। तो आपको पता है कि ये हमने जितना भी एंगल मूव किया ये 90 डिग्री है। आप मुझे बताएं कि आपने 4 में से कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की है? 1। तो इसका आंसर बनेगा 1/4 रेवोल्यूशन, 4 में से 1 रेवोल्यूशन। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 144 जिसमें हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया, यानी अदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया डिके हुआ, तो आपको पता है उसे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अगर हाफ से ज़्यादा होता तो फिर नीचे वाले ऑप्शंस को भी देखा जा सकता था। ये ऑप्शन बहुत ही, ये एमसीक्यू तो बहुत ही आसान है, बुक लाइन है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़मीन कहाँ से रिसीव करती है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि सन से रिसीव करती है। 146 के 90 डिग्री का फेस डिफरेंस, तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री का फेस डिफरेंस π/2 होता है। ये आपको याद होता है, एफएससी में याद होता है, इसको एमडी कैट में तो इसका ताल्लुक भी कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 147 पे आ जाएं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बच्चों हमने पढ़ा था कि इफ़ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी वी गो टू द कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों याद रखिएगा कंडक्टिविटी के बराबर होती है, तो इसका आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन, दैट इज कंडक्टिविटी। ये आपको याद होना चाहिए, ये भी सिंपल जो है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 148 ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये सबने याद किया होता है, जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा, ये तो बहुत ही आसान बात है। 149 A ball is thrown into air with a velocity v making an angle theta with a horizontal. If the air resistance is neglected, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो बेटा इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि मिनिमम होगी लेकिन 0 नहीं होगी। ये बेसिक एफएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ आपको। बच्चों ये किसी बॉडी ने मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किया एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट। हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास सारी वेलोसिटी वो एक्स डायरेक्शन में होती है। हमने बात पढ़ी है कि वाई डायरेक्शन में बच्चों हमारी वेलोसिटी 0 होती है। तो क्या ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है? तो उसका जवाब है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी के हाफ है? ये भी नहीं हो सकता। क्या ये 0 के बराबर है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मिनिमम बट नॉट 0। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 MCQs। A cannon is placed on a smooth surface. When it fires a shell, the cannon moves backward. यानी कैनन जब गोली चलाती है वो पीछे की तरफ आती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन तो होना चाहिए था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन यहाँ इसकी जगह लिखा है चार्ली ऑप्शन। तो याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम न्यूटन के थर्ड लॉ को बोलते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्विवेलेंट होता है, ये बात याद रखनी है। अगला एमसीक्यू है कि आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी एक इन्फिनिट शीट की 25% से इंक्रीज करती है। आपने बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या होगा। बेटा यहाँ आपको इन्फिनिट शीट वाला फार्मूला आना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारे पास बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस सिनेरियो में हमने पढ़ी है कि इस सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, जिसका मतलब है कि सिग्मा अगर इंक्रीज हुआ है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये डिक्रीज वाला फैक्टर और रिमेन द सेम वाला फैक्टर गलत हो जाता है। अगर आपने 25% से इंक्रीज किया तो 50% से इंक्रीज हो नहीं सकता, 25% से ही होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास बच्चों अल्फा बनता है। 152 MCQs पर आए तो उसमें कहता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो कि एक पाइप के नैरोवर वहाँ से गुजरता है जहाँ से आपका पाइप नैरो हो जाता है एक सेक्शन से। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेज, फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होती है क्या मेंटेन करने के लिए? बेटा याद रखें यहाँ पर ला लगता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और हमने बेसिक बात पढ़ी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चार्ली ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है, बगैर देखे बगैर पढ़े ये आंसर बनता है। अगर आपके पास वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड एंटर करता है नैरोअर रीजन में, तो क्या होगा? बेटा पहले ज़रा हम इसकी बात करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, इस जगह पर प्रेशर आपके पास ज़्यादा होगा और वेलोसिटी आपके पास कम होगी। जैसे आप नैरो सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपने पढ़ा है कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें देखें हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, तो बीटा ऑप्शन देखें इसमें बेस्ट बनता है। बीटा ऑप्शन हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, दिस विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। फिर आप एमसीक्यू नंबर 154 के ऊपर आ जाएं। 154 वाले एमसीक्यू में आपसे वो कहता है
कि आपके पास एरोप्लेन का जो विंग है, जिसको एरोफॉइल भी बोलते हैं, उसमें हवा जो है वो ऊपर वाली साइड पे फास्ट गुजरती है। तो भी मैंने बात की कि अगर आपकी हवा की स्पीड अगर ज़्यादा है तो उस जगह पर प्रेशर बच्चों क्या हो जाता है, लो। तो टॉप पर प्रेशर कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देखें बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि लोअर प्रेशर ऑन द टॉप, जो टॉप वाली साइड है वहाँ पे प्रेशर आपका बहुत ही कम होगा। 155 बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रिपेल क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन ये क्यों नहीं रिपेल करते, तो बच्चों हमने उसकी रीज़न पढ़ी है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं इनके दरमियान स्पेशली न्यूक्लियस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है जो इनको दूर नहीं जाने देती। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा ऑप्शन, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So the best option will be strong nuclear force. 156 mechanical wave cannot travel through outer space because they, तो बेटा ये देखें इसका डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर कब होता है, तो बेटा ईएमएफ का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है जो कि है टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। तो अगर मेरे पास यहाँ टर्मिनल वोल्टेज प्लस अगर करंट जीरो हो जाए, यानी ओपन सर्किट हो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ऐसे सिनेरियो में आप देखेंगे कि आपका ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर क्या होगा कि जब नो करंट फ्लोस, तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा अल्फा ऑप्शन के नो करंट फ्लोस, हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। 158 MCQs के ऊपर आ जाएं, और 158 MCQ में वो आपसे कहता है कि आपके पास एक लूप है और वो लूप मूव करता है एक स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ, इंड्यूस करंट क्या करेगा। आप ये बात जानते हैं, अगर ये मेरे पास एक अदद लूप है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लूप, और ये लूप हमारे पास मूव करके जाता है फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, वन इज अ नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज अ सेकंड पोल, साउथ पोल। तो अगर ये मैग्नेट मेरे पास इस तरफ को जा रहा है, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को अरेंज करेगा कि ये अपोज करेगा, यानी अगर वो करीब जा रहा है तो ये उसको दूर करने की कोशिश करेगा। उसका बीटा ऑप्शन बनता है ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, ये अप्रोच को स्टॉप करता है। द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी, SHM की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो बच्चों हम जानते हैं SHM की एनर्जी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये सिंपल MCQ है। द वेव दैट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर, तो ये भी बहुत ही बेसिक है। आखिरी वाला हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको गैमा रेज बोलते हैं, और सबसे पहले रेडियो होती हैं, तो उनकी सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है और पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे कम होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। 161 कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास सिस्टम में हीट फ्लो करे और कोई भी वर्क ना हो, नो वर्क, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो बेटा ये देखें ना, अब ये बिल्कुल आसान सी बुक लाइन है कि अगर हमारे पास हीट फ्लो करती है किसी सिस्टम में, कोई भी वर्क नहीं होता, तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, हीट ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। आखिरी MCQ फिजिक्स के पोर्शन में से, और बहुत ही आसान, कि अगर कंडक्टर की लेंथ को हम 4 गुना कर दें तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है। बेटा यहाँ देखें, उसने लेंथ को इंक्रीज किया है, उसने लेंथ को हमारे पास स्ट्रेच नहीं किया, इंक्रीज किया। इसका मतलब है कि हमारे पास एरिया कांस्टेंट रहेगा, हमारे पास लेंथ हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, और ऐसा करने से आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल आल्सो बिकम्स द 4 टाइम ऑफ रेजिस्टेंस। स्ट्रेच यहाँ पर उसने नहीं किया, तो डेल्टा ऑप्शन इज योर द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4 टाइम्स। ये बच्चों आपके पास MCQs थे फ्रॉम द 2025 MDCAT। आई होप सो कि आपको सारे MCQ समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान टेस्ट था, ये इतना आसान टेस्ट था कि मुझे ये लगता है कि FSC के बच्चे इस तरह के सारे MCQs कर सकते हैं। इनमें से कोई भी MCQ ऐसा नहीं था जो MDCAT के लिए स्पेसिफिकली बना हो। बहुत शुक्रिया।